नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हम सबके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब। सीजीएल का 2022 का मच अवेटेड नोटिफिकेशन आ गया है। जी हाँ, मैं भी आप ही की तरह एक्साइटेड हूँ एंड मैंने भी अभी नोटिफिकेशन खोला जल्दी से डाउनलोड करके एंड देखते हैं इसमें क्या क्या है। एंड सुना है कुछ चेंजेस भी आए हैं एग्जाम फॉर्मेट में एंड आपकी पीएएसए की वैकेंसीज तो ऐड की ही गई है इसमें। एंड बाकी जो भी इसमें दिया हुआ है इस नोटिफिकेशन में, चलिए साथ साथ देखते हैं। मैंने भी अभी तक ऑनेस्टली नहीं पढ़ा है ये एंड मेरा फर्स्ट सीजीएल होने वाला है ऑनेस्टली। मतलब सीजीएल तो मेरा पहले ही हो जाता अगर मेरी ग्रेजुएशन हुई होती, बट अभी मेरा ग्रेजुएशन फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट अवेटेड है। होप सो एंड आई प्रे कि जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए। ये जो डेट दी हुई है लास्ट डेट, इससे पहले ही आ जाए मेरा रिजल्ट, जिससे कि मैं एलिजिबल हो पाऊँ एंड मैं भी सीजीएल दे पाऊँ एंड कोई अच्छी पोस्ट ले पाऊँ। तो चलिए अभी देखते हैं फटाफट क्या दिया हुआ इसमें एंड क्या क्या डिटेल्स है, क्या नई चीजें आई हैं, क्या चेंजेस हैं। क्योंकि अभी डीवी जो है डिपार्टमेंट कंडक्ट कराएगा, तो आपका स्किल टेस्ट है वो भी आपका टीयर 2 के टाइम पे ही इन्होंने सब फॉर्मेट दिया है। इसमें जो नया फॉर्मेट आया एग्जाम उसमें चेंज हुआ है। पेपर 2 में मतलब टीयर 2 जो होने वाला उसमें भी आपका जीके एंड आई थिंक इंग्लिश भी है। इंग्लिश तो पहले होती थी, रीजनिंग भी है। अभी देखते हैं फटाफट क्या क्या दिया हुआ इन्होंने। तो आज से ही आपके शुरू हो रहे हैं एंड 8 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। एक बात मैं पहले कह दूं, इसमें ओबीसी का क्राइटेरिया दिया हुआ होगा, तो अपने ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रेडी रखें, बाकी अदर कैटेगरी की सर्टिफिकेट भी रेडी रखें। 8 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। एंड चलान जो आपकी जनरेट होगी वो भी 8 अक्टूबर तक ही होगी। एंड ऑनलाइन जो आपकी फीस पे हो सकती है 9 अक्टूबर तक हो सकती है। चलान से आप फीस 10 अक्टूबर तक फी पे कर सकते हो। विंडो रहेगी जो आपकी करेक्शन की, इन केस आपका कोई मिस्टेक हो जाती है फॉर्म फिलिंग करने में, तो 12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आपकी करेक्शन डेट रहेगी। जो आपकी टीयर 1 की डेट से टेंटेटिवली दिसंबर 2022 की हैं, बाद में आपका एग्जैक्ट डेट्स भी आ जाएंगी। टीयर 2 की डेट्स अभी नहीं दी इन्होंने, बाद में बताई जाएंगी। एंड डिटेल ऑफ पोस्ट दी हुई इन्होंने, क्या क्या डिटेल पोस्ट हैं। सबसे पहले डब्ल्यू रहती है आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ग्रुप बी गस्टेड होती है। ये 2 ही पोस्ट हैं जो सीजीएल के थ्रू गस्टेड होती हैं, लेकिन ग्रुप बी लेवल 8 आपकी 4800 ग्रेड पे की होती हैं। इसका जो एज लिमिट रहता है आपका यूआर कैटेगरी के लिए 30 साल से कम होना चाहिए आपकी एज, ठीक है। एंड बाकी सारे देखते हैं। एएसओ की पोस्ट होती है आपकी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की होती है, इंस्पेक्टर इन जीएसटी सेंट्रल एक्साइज होती है आपकी, इंस्पेक्टर जो प्रिवेंटिव ऑफिसर होते हैं वो होती है आपकी, एग्जामिनर होता है, ठीक है। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर होता है, सब इंस्पेक्टर पोस्ट होती हैं बाकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, ठीक है। एंड इंस्पेक्टर इन सीबीएन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में होती है आपकी, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आता है। एंड सभी ग्रुप बी 4600 ग्रेड पे की है जॉब आपकी, ठीक है। एंड फिर आती है आपकी 4200 ग्रेड पे ग्रुप बी की जॉब्स, जिसमें असिस्टेंट है, डिविजनल अकाउंटेंट है, सब इंस्पेक्टर इन एनआईए है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन एमएचए है, मतलब नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। जेएसओ है आपकी, वो 4200 है आपकी, लेवल 6 ग्रेड पे। फिर आती है ऑडिटर की, ठीक है। कैग में होते हैं, सीजीडीए में होते हैं आपकी, ठीक है। बाकी अदर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स में होती हैं। लेवल 4 जो अभी ऐड की गई है, ये पीए की आपकी पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पहले सीएचएसएल से होती थी, बट अब अभी आरआर में चेंज किया है, मीन्स पोस्ट डिपार्टमेंट वालों ने। तो उसमें अभी ग्रेजुएशन कंफर्म कर दिया, मतलब कि आपकी मैंडेटरी कर दी है। तो उसके बाद आपका पीएएसए की पोस्ट अब जो ग्रुप सी की है 18 से 27 इसकी एज क्राइटेरिया है। मोस्टली सभी जॉब्स का इसमें 18 से 27 है ही, एटलीस्ट 30 तक भी है, कुछ एक का 32 तक भी है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं, आप नोटिफिकेशन खुद भी पढ़ें। यूडीसी वगैरह की आपकी पोस्ट होती हैं जो आपकी 2400 ग्रेड पे हैं। टीए की जो पोस्ट होती है सीबीडीटी में या सीबीएसई में, वो 2400 ग्रेड पे है आपकी, लेवल 4, ठीक है। एंड वाइल गिविंग प्रेफरेंस, आप सभी अपना चेक करें, जो मेडिकल क्राइटेरिया है, फिजिकल क्राइटेरिया है, वो सभी चेक करें प्रेफरेंस देते हुए। ये बाद की बात आएगी प्रेफरेंस जब देना होगा। एंड मे बी इस बार आपका एप्लीकेशन फॉर्म में भी प्रेफरेंस दिलवा रहे हैं। द कमीशन मेक्स फाइनल अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट के हिसाब से आपका पोस्ट अलॉट होती है, ठीक है। तो आप जो प्रेफरेंस है वो ध्यान दें कि जो आप मेडिकल क्राइटेरिया, फिजिकल क्राइटेरिया, वो आप चेक कर लें उनके रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसके बेस पे आप अपना प्रेफरेंस देने वाले हो। 20,000 वैकेंसीज होने वाली इस बार। एक कारण ये भी इन ज्यादा होने का, क्योंकि इस बार पीएसए की जो अच्छी खासी वैकेंसीज होती है 3-4 हजार 5,000 के अराउंड, वो वैकेंसीज भी इसमें ऐड की गई हैं, तो ऑटोमेटिकली ये बढ़ने वाली थी। एंड इसी तरह आपके सीएचएसएल की जो वैकेंसीज है वो डेफिनेटली हमें कम दिखने वाली हैं। हो सकता है वो 2-3 हजार रह जाए, या
आपकी बार मिशन मोड पे है तो थोड़ा मैक्सिमम 5,000 देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा, वो 3-4 हज़ार तक रहेंगे CHSL में। एंड बात करें हम रिजर्वेशन की, वो इन्होंने दिया कि किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन है, ठीक है, वो आपको भली बात ही पता है कि ESM के लिए क्या है। एंड ESM जो कैटेगरी है आपके एक्स सर्विसमैन, वो ग्रुप C पोस्ट के लिए ही एलिजिबल है, ग्रुप B पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। एंड बाकी रिजर्वेशन दिया हुआ इन्होंने, आपका सिटीजनशिप दिया है कि किस नेशन के आप होने चाहिए। एज लिमिट आपकी जो काउंट होगी वो 1 जनवरी के हिसाब से होगी, 1 जनवरी 2022 के हिसाब से ये दिया इन्होंने, आप इन डेट्स में नहीं होने चाहिए, ठीक है। एंड जिन पोस्ट के लिए 18 से 27 है उसके लिए ये क्राइटेरिया, जिसके लिए 20 से 30 है उसके लिए ये क्राइटेरिया, जिसके लिए 18 से 30 है वो ये, 18 से 32 वाली पोस्ट के लिए ये क्राइटेरिया है, ठीक है। आप पढ़ लें एक बार, नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है। रिलैक्सेशन इन्होंने बताया कि किस कैटेगरी के लिए आपको कितना रिलैक्सेशन मिल सकता है, जो जो चीज़ें नहीं दिखेंगे हम वो देखेंगे इसमें। एंड आगे चलते हैं हम, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। Candidates who wish to be considered against reserved vacancies or seek relaxation must submit requested certificate from the competent authority in the prescribed format when such, मतलब कि आपका फॉर्मेट जो है या तो इसके एंड में दिया है नोटिस के वो होना चाहिए, या फिर आपका सेंट्रल फॉर्मेट होना चाहिए, चाहे आप SC ST OBC EWS PWD ESM कैटेगरी से हैं, ठीक है। ESM कैटेगरी से हैं तो जाहिर सी बात है आपका जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है बाकी सभी होने चाहिए, एंड जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में उसमें होने चाहिए आपके, ठीक है। एंड आपका जो सारा सेंट्रल फॉर्मेट होना चाहिए, फॉर एग्जांपल कैंडिडेट एक्सपेल OBC इन हिज एप्लीकेशन फॉर्म, हाउएवर ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द इंडेंटिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही इज अनेबल टू प्रोड्यूस द वैलिड OBC सर्टिफिकेट इन सच सिनेरियो कैंडिडेचर ऑफ X विल बी कैंसल्ड बाय द इंडेंटिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये बड़ा चेंज आया। अभी तक क्या होता था कि कैंडिडेट से ये हवाला देते थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये कहा गया है कि अगर आपका जो OBC सर्टिफिकेट है वो या तो डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं भी है तो SSC प्रोविजनल दे देता था, और बाद में जो आपका डिपार्टमेंट है वो वेरीफाई करता था भेज के, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज होती थी। अब इन्होंने क्या किया, अगर नहीं है आपके पास सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में प्रिस्क्राइब डेट्स के अकॉर्डिंग, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया जाएगा। अब झंझट ही नहीं फालतू का, अभी बनवा लीजिए, फिर बाद में आप नहीं कह सकते कि हमारे पास नहीं था, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। और फिर अब बाद में दूसरे को दोष देते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, रूल सबके लिए अलग है, ये है वो है। अभी टाइम है 2-3-4 हफ्ते ऑलमोस्ट, ठीक है, तो इसमें आप आराम से बनवा सकते हो। 2-3 हफ्ते तो है ही है आपके पास कम से कम। अभी बात करें आगे डिटेल्स जो आपकी दी है। क्रूशियल डेट क्या है? क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS PWD स्टेटस ऑन और एनी अदर बेनिफिट फी कंसेशन जो भी है आपका वेर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। 8/10/2022 तक आपके सारे सर्टिफिकेट रेडी होने चाहिए, ठीक है। एंड इसके लिए EWS के लिए आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो मैटर करता है, तो इसके लिए आई थिंक 22-23 जो वैलिड ईयर होना चाहिए एंड 21-22 के बेस पे वो बना होना चाहिए, ठीक है। एंड अभी बनवा लीजिए इस तारीख से पहले पहले, ताकि आपको बाद में वो सब ड्रामे से बच जाए एंड आपका कैंडिडेचर कैंसिल ना हो। इस बार साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। एंड ये होना भी चाहिए। मेरा मानना यही है कि अगर आप कैटेगरी से हैं और रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आप टाइमली बनवाइए। टाइमली ना बनवाना आपकी गलती, किसी दूसरे की गलती नहीं है। किसी रेयर केस में हो सकता है भाई आप किसी और कारण से ना बनवा पाए हो, सच में मजबूरी रही हो, कोविड टाइम पे ऐसा था, लेकिन बाद में ऐसे कोई मजबूरी नहीं रहती किसी की कि वो 20-25 दिन का टाइम या उससे पहले के टाइम में ना बनवा पाए, ठीक है। एंड सारे सर्टिफिकेट्स के लिए फॉर्मेट एंड में दिए हैं, आप अपना सर्टिफिकेट जो भी बनता है उसके अकॉर्डिंग चेक करें, ठीक है। स्क्राइब लेना तो उसके लिए फैसिलिटीज दी हुई हैं इन्होंने, जो जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इन्होंने एनेक्सर दिए हैं, उसमें चेक करें, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ले सकते हैं। और कंपेंसेटरी टाइम भी मिलेगा अगर आप स्क्राइब के लिए एलिजिबल हैं तो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने दी है कि इस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होंगी और आपकी चेक होंगी 8/10/2022 के अकॉर्डिंग। देखते हैं मैं एलिजिबल हो पाऊंगा या नहीं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी AAO के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इससे ज़्यादा डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये शायद ही कहीं मैटर करती हूँ, आई डोंट थिंक ये कहीं मैटर करती हैं। मेनली आपका एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है BA आपकी ग्रेजुएशन, आपकी BTech BA BSc आपका जो भी ग्रेजुएशन है वो एलिजिबल है,
बात करते हैं जेएसओ पे, इसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है आपका, जो आपकी क्वालिफिकेशन है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी विद 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड। आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, कोई दिक्कत नहीं है, बीए, बीएससी, बीटेक, बीसीए, कुछ भी है, बट आपका 12th लेवल पे जो मैथमेटिक्स है उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। या फिर आपका बीए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीए कुछ भी है जिसमें स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा हो एज अ सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, ठीक है। ये जीएसओ के लिए। बाकी सभी पोस्ट के लिए इस बार इन्होंने, पिछली बार इन्होंने स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए अलग से क्वालिफिकेशन की थी, इस बार इन्होंने नहीं किए। बाकी सभी पोस्ट के लिए सही किया इन्होंने। बाकी सभी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, कुछ भी आपकी ग्रेजुएशन डिस्टेंस से है, रेगुलर से है, डजेंट मैटर। आपका ग्रेजुएशन में गैप ईयर रहा है पहले से, कोई दिक्कत नहीं, आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 8/10/2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड बात करते हैं आगे, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात होगी। ये फिर से दिखा है कि इट इज रिएटरेटेड दैट द रिजल्ट ऑफ रिक्वेस्टेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब क्रूशियल डेट का मतलब ये है कि जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए। नहीं तो एक विशाल सिंह जी हैं, वो भी आईटीआई हुए हैं शायद 2019 के सीजीएल से, आई थिंक 2017 का उनका वीडियो देख लेना, उनको कितनी दिक्कत हुई थी, मतलब मार्क्स अच्छे थे बट फाइनल में वो रह गए विदाउट एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, उनका रिजल्ट बाद में आया था। फोटोग्राफ आपका 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। आपकी वेट 3.5 एंड हाइट 4.5 होनी चाहिए। इसके एंड में भी दिया होगा नोटिस में, वो भी देखना, आपका सारे सैंपल्स दिए हुए हैं। प्रॉपर फोटोग्राफ नहीं हुआ तो कैंसिल कर दिया जाएगा आपका कैंडिडेचर, ठीक है। एंड टाइमली आप अपना सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म भरें, अपने सर्टिफिकेट बनवाएं। एंड एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए एंड ओबीसी के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए आई थिंक ये फ्री होती है एसएससी के केस में। एंड एग्जाम सेंटर्स हैं, आप कहाँ का एग्जाम सेंटर दे सकते हैं वो सभी डिटेल्स दी हुई इन्होंने। बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इस बार चेंज हुआ है एंड ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने की कोशिश भी करेंगे कि क्या चेंज आया है। एंड इसमें जो आपका स्किल टेस्ट है वो पहले ही करवा रहे हैं, आई थिंक यही बात है इसमें मेन। एंड स्किल टेस्ट के साथ साथ आई थिंक ये जो और क्या क्या वो भी देखते हैं हम, पेपर 3 है, ठीक है। एंड ये रहा आपका एग्जामिनेशन का स्कीम। पेपर 1 होगा आपका, सॉरी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 का यहाँ पे कोई जिक्र दिख नहीं रहा हमें, ठीक है, वो भी देखेंगे अभी क्या होगा। अगर टीयर 3 इन्होंने डिस्क्रिप्टिव रखा है या नहीं वो भी देखते हैं एक बार। तो ये आपका टीयर 1, टीयर 2 इन्होंने दिए हैं। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 tiers। ये सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात है अभी, टीयर 1 और टीयर 2। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज होंगे, वो आपका फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइज भी होना चाहिए आपका। वैसे तो इनको एग्जामिनेशन लेवल सभी शिफ्ट में ऑलमोस्ट सेम रखना चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है वो एक्चुअल में पूरा तरह सेम रखना, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जैसे कि सीजीएल 2019 के टीयर 2 के टाइम हुआ था। एंड आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं जो आंसर की जाने के बाद, ये सब दिया हुआ इन्होंने, ठीक है। ये रही बात आपकी। टीयर 1 सेम वैसा ही है जैसे पहले होता था, 25 क्वेश्चन आएंगे सभी पार्ट में आपके, मतलब मैथ्स, रीजनिंग, आपके जीके एंड इंग्लिश में 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 0.50 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, अगर आंसर नहीं करते हो तो 0 मार्क्स उसके मिलेंगे, अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो तो उसके लिए आपको 0.50 आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है, इतना माइनस हो जाएगा आपके लिए। एंड अगर आप करेक्ट करते हो तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा ये, इसमें से आपको स्कोर करना जितना आप कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि आपको जॉब मिलने की श्योरिटी हो जाए। एंड ये लिखा भी है नेगेटिव मार्किंग का। अब मेन बात करते हैं हम टीयर 2 की। टीयर 2 में आपका सेशन वाइज ये कराने की बात कर रहे हैं। एंड पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, पेपर 3 होगा। अब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 नहीं है, पेपर 1 में ही सारे आपके पेपर होंगे। ये पेपर 1 है आपका। एंड इसमें सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 2 होगा। सेक्शन 1 होगा आपका 2 घंटे 15 मिनट्स का। सेक्शन 1 विल बी ऑफ 2 hours and 15 minutes। और सेक्शन 1 में आपका मॉड्यूल 1 होगा,
मॉड्यूल 2 होगा। सेशन 1 वो होगा मतलब आपका 2 घंटे 15 मिनट का, सेशन 2 होगा 15 मिनट का, सॉरी मैं गलत बोल गया था, जिसमें सेशन 1 में आपके 2 सेक्शन होंगे, इनफैक्ट 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, 2 एंड 3। मैथमेटिकल एबिलिटीज मॉड्यूल 1, सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल होंगे आपके, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। मैथमेटिक्स रीजनिंग दोनों में 30-30 क्वेश्चन होंगे एंड एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 180 नंबर के टोटल ये हो गए आपके। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी लिखा हुआ है इन्होंने, देखते हैं वो भी, क्योंकि बिना नेगेटिव मार्किंग मज़ा नहीं आएगा। एंड जीके इसमें 25 मार्क्स की रहेगी सेक्शन 2 में। मॉड्यूल 1 रहेगा जो आपका इंग्लिश का रहेगा, उसमें 45 क्वेश्चन रहेंगे एंड आई थिंक जनरल अवेयरनेस में 25 रहेंगे एंड ये 3 मार्क्स के होंगे, 3-3 मार्क्स के, तो 210 मार्क्स का ये हो गया। एंड देन आपका सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, ये सीपीटी होता था शायद, उसकी तरह ये होगा आई थिंक। एंड ये होगा 3-3 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स का टोटल होगा। फिर आपका डाटा एंट्री टेस्ट भी हो जाएगा इसी में, स्किल टेस्ट यहीं कंडक्ट करा देंगे आपका सेशन 2 में, ठीक है। एंड सेशन 1 के सेक्शन 3 में आपका सीपीटी जो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता था, एंड देन सेशन 2 में आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल ये होगा। 1 डाटा एंट्री टास्क दी जाएगी आपको, वो आप आने वाले समय में एलोबरेट करके हम वीडियो भी बना देंगे आपको, डिफरेंट यूट्यूब चैनल पे वीडियोस भी मिलेंगी, ठीक है। एंड मैं भी अभी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हो सकता है मैं अब कम वीडियो बना पाऊँ बिकॉज मुझे थोड़ा पढ़ना होगा यार। देन पेपर 2 होगा आपका स्टैटिस्टिक्स का जेएसओ के लिए, एंड पेपर 3 होगा आपका फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये आपका डब्ल्यूओ के लिए होगा, ठीक है। टियर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इन सेपरेट शिफ्ट्स एंड डेज, कैंडिडेट्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एंड पेपर 1 इज कंपल्सरी फॉर ऑल पोस्ट, पेपर 2 विल बी ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जेएसओ के लिए है, उसके लिए पेपर 2 है, ये तो मैंने बताई दी आपको। जो टीयर 1 में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, पेपर 1 तो सबके लिए है, सभी पोस्ट के लिए। एंड पेपर 3 होगा जो वो आपका जो टीयर 1 में शॉर्टलिस्ट हुए थे डब्ल्यूओ की पोस्ट के लिए, उसके लिए ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, उसके लिए। एंड पेपर 1 भी विल बी इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शन, इसमें 3 सेक्शन होंगे ये, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ठीक है। एंड इसमें सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 आई थिंक सेकंड सेशन में होगा, टाइपिंग सेशन में। एंड ये हो सकता है सेपरेट डेट्स में भी हो, पॉसिबल है, क्योंकि सेम इंस्टीट्यूट पे या सेम जगह पे आपका मे बी डाटा एंट्री टेस्ट ना करवाया जाए, वो सेपरेट जगह पे करवाया जाए, वो टाइम पे पता लग जाएगा आपको आने वाले समय में, क्योंकि उन्होंने चेंज किया तो जाहिर सी बात प्लानिंग भी कर रहे होंगे। ये सभी कॉन्फ्यूजन चल भी रही थी कैसे होगा ये, ठीक है। एंड नेगेटिव मार्किंग की इन्होंने कहीं लिखा नहीं है अभी तक आई थिंक, एंड देखते हैं आगे कहीं नेगेटिव मार्किंग भी लिखा है क्या नहीं। पेपर 1 सेशन 2 आवर 15 मिनट्स एंड ठीक है, सेशन 2 में 15 मिनट्स ओनली, ठीक है। एंड इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1। पेपर 1 सारा क्वालिफाई करना होगा आपको, डाटा एंट्री टेस्ट भी होगा आपका और सीपीटी सभी क्वालिफाई करना आपको। टीयर 2 पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस ऑप्शन क्वेश्चंस एंड एक्सेप्ट फॉर मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 जो आपका स्किल टेस्ट है, डेफिनेटली वही है। सीपीटी अभी आपका ऑप्शन टाइप कर दिया इन्होंने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन मॉड्यूल इन सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1, उसको छोड़ के बस। नेगेटिव मार्किंग होगी, ये लिखा है इन्होंने, नेगेटिव मार्किंग भाई साहब 1/3 की कर दी इन्होंने। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 एंड 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन इन पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 में 1 मार्क कटेगा आपका हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, हर रॉन्ग आंसर के लिए 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। एंड 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो गई। एंड पेपर 2 एंड पेपर 3 जेएसओ वाला एंड डब्ल्यू वाला, स्टैटिस्टिक्स का एंड फाइनेंस वाला जो आपका पेपर होगा उसमें सेम वही नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मज़ा आने वाला है इस बार, कुछ नई चीज़ें देखने को मिली, सेम वही रहेगा, फॉर्मेट चेंज हो गया है। अभी आपका रीजनिंग भी इंक्लूड कर दिया गया है एंड जीके भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो थोड़ा देखने वाली बात होगी। जो कहते थे कि जीके इतना मैटर नहीं करता, अभी मज़ा आएगा ना, मुझे भी नहीं आती जीके। मॉडल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, क्वालिफाइंग रहेगा, वो मैंडेटरी है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे।
However, while shortlisting the candidates for the post where CPT is computer proficiency is prescribed, IE, ASO in CSS, MEA and FHQ, assistant in जहाँ पे भी है CBSE and board, higher qualifying standards will be set in comparison to other post. वहाँ पे कट ऑफ रह सकती है बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में, जहाँ पे कंप्यूटर प्रोफेशंसी जरूरी है, जहाँ पे CPT होता था बेसिकली, ठीक है। मॉडल 2 ऑफ सेक्शन 3 पेपर 1 डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये 15 मिनट का होगा आपका। 2000 की डिप्रेशन आपसे मांगे जाएंगे 15 मिनट में, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी सा ही है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं, बट आपको प्रिपरेशन करनी होगी। एंड इसका फॉर्मेट ऑलरेडी ये पहले जैसा ही है, CPT का आपका फॉर्मेट बदला है। DEST will be mandatory for all past, however it will be qualifying in nature. While shortlisting the candidates for the post where either computer proficiency is prescribed or where DEST is prescribed, TA in CBSE and CBT, UDC, SSA, उनके लिए थोड़ा हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड रहेंगे, मतलब कि कट ऑफ रह सकते हैं उसमें डिफरेंट, ठीक है। DST will be conducted in the manner decided by the commission for the purpose. जो तरीका कमीशन ने डिसाइड किया उसी में तरीके में आपके ये DEST होगा। ये सिलेबस दिया है, आप पढ़ लें, इसको ज़्यादा हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे। एंड तो बाकी सिलेबस दिया कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के लिए जो आपका सिलेबस रहेगा, स्टैटिस्टिक्स के लिए जो आपका रहेगा, एंड फाइनेंस के लिए दिया हुआ है। तो सारा सिलेबस आप इसे अच्छे से पढ़ लें एंड तैयारी करें अपनी, किसी भी अच्छे टीचर से पढ़े, बुक से पढ़े, ठीक है। एंड कोशिश करेंगे हम भी आपके लिए एक वीडियो ला पाएँ इंपोर्टेंट बुक्स के लिए जो मैं प्रेफर करने वाला हूँ एंड जो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, मनी एंड बैंकिंग, ये आपका पेपर इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस के लिए, पेपर 3 के लिए आपका बेसिकली ये आपका एडमिशन टू एग्जामिनेशन पहले क्या रहेगा, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो इन्होंने दिए हुए हैं, वो आप सारे रेडी रखें, आधार कार्ड वगैरह एंड ये सब आपकी चाहिए होंगी। DV क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेन पॉइंट। एंड ये रहा आपका DV के बारे में। इन व्यू ऑफ द रिक्रूटमेंट्स टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट इन मिशन मोड एंड टू एक्सपेडिट द होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, द कमीशन हैज डिसाइडेड दैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वुड बी डन बाय द यूजर डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पे आपका सिलेक्ट होंगे ना आप, वहीं पे आपका DV होगा, ठीक है। ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द फोटोकॉपीज एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड इन 15.9। डॉक्यूमेंट्स जो भी है मेंशन वो लेके जाएं। ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर DV आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द फोटोकॉपीज एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन एट पैरा 15.9, ये सभी लेके जाने हैं। Preference for various posts and departments will be taken from the candidates through online option form on the website on the commission before declaration of final result. फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही आपसे ऑप्शन फॉर्म मांग लिया जाएगा ऑनलाइन। फॉर्म ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर पोस्ट मिनिस्ट्री। अगर आप किसी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस नहीं देते हैं तो वो आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा आपको उसके लिए सिलेक्शन के लिए, इसलिए कैंडिडेट्स को केयरफुली अपना प्रेफरेंस देना है। कैंडिडेट हु डो नॉट submit their post preference on the website of the commission within the stipulated time will not be considered for any post in the final result। अगर आप preference नहीं देते तो आपको consider नहीं किया जाएगा। Such candidates shall not be provided with another opportunity to exercise preference, उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, किसी भी तरीके से। While giving preference for the post department online, the candidate may note that the following posts have specific recruitment requirements of physical standards, physical test and medical standard। इन डिपार्टमेंट के लिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल टेस्ट होते हैं, तो ये ध्यान से आप भरें। इंस्पेक्टर GST में या कस्टम्स में आपके जो इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, CBN में आपकी सब इंस्पेक्टर इन CBN, ठीक है, या फिर आपके CBI में, NIA में, या फिर आपका BRO में या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें अपना प्रेफरेंस डालते हुए। और कलर ब्लाइंड के लिए भी आपकी जो वैकेंसीज लिस्ट आएगी उसके लिए ध्यान रखें आप। ये डॉक्यूमेंट लेके जाने आपका DV के टाइम पे हम बता देंगे आपको ऑलरेडी। अगर हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा वो रहेगा आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टियर 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टियर 2। मतलब कि जो आपके टियर 1 में रहेंगे मार्क्स और जो आपके टियर 2 के पेपर 1 के सेक्शन 1, सेक्शन 2 जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, GK एंड इंग्लिश रहने वाला है, एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 जो आपका CBT है, उसमें जो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो ये रहेंगे, इतना परसेंटेज होना चाहिए आपका
ठीक है। एंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर जो अलाउड है डीईएसटी में वो है आपके 20%, 25%, 30%। ये उन पोस्ट के लिए हैं जिनमें डीईएसटी एप्लीकेबल नहीं है। डीईएसटी जिसमें एप्लीकेबल है उसके लिए आपकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी, मतलब आपका जो पहले रहता था वैसा ही कुछ रहने वाला है, मतलब जो अलाउड एरर रहेंगे थोड़ा उनका परसेंटेज कम रहेगा। बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड कैटेगरीवाइज टू अपीयर इन टीयर 2। जो आपका टीयर 1 रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो आपके कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट होंगे वो कैटेगरी वाइज शॉर्टलिस्ट होंगे। सेपरेट कट ऑफ विल बी फिक्स फॉर पेपर 2 ऑफ टीयर 2, जहां पे जेएसओ के लिए पेपर रहेगा उसके लिए सेपरेट कट ऑफ रहेगी, डब्ल्यूओ के लिए सेपरेट कट ऑफ रहेगी। टीयर 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन टीयर 1। टीयर 2 उन सभी कैंडिडेट्स का होगा जो टीयर 1 में क्वालिफाई हुए हैं। इन टीयर 2 ऑल द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन ऑल 3 सेक्शन ऑफ पेपर 1। पेपर 1 के तीनों सेक्शन में अपीयर होना पड़ेगा, यानी कि मॉड्यूल 1, 2 एंड 3, मतलब जो आपका रहेगा मॉड्यूल मतलब सेक्शन 1, 2 एंड 3, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके एंड आपका सीपीटी का रहेगा जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वाला रहेगा, एंड आपका जो टाइपिंग टेस्ट रहेगा डीएसटी रहेगा, उन सभी में आपको अपीयर होना होगा। पेपर 1 ऑफ टीयर 2 इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल दी सेक्शंस। पेपर 1 जो रहेगा टीयर 2 का वो सभी के लिए मैंडेटरी रहेगा, आपको अपीयर होना ही होना है उसमें। बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 जो होगा आपका उसके सेक्शन 1 एंड 2 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एवल्यूएशन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1। ठीक है, सेक्शन 3 जो रहेगा पेपर 1 का, जो आपका सीपीटी है या आपका डीएसटी है, उसमें एलिजिबल होने के लिए, उसका जो आपका एवल्यूशन के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको सेक्शन 1 एंड 2 में क्वालिफाई होना पड़ेगा। दैट कैंडिडेट्स हु आर नॉट क्वालिफाइड इन सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एवल्यूशन ऑफ सेक्शन 3। जिसका सेक्शन 1 एंड 2 क्लियर नहीं होगा वो सेक्शन 3 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2 इज क्वालिफाइंग इन नेचर। सेक्शन 3 जो है पेपर 1 का क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट जहां पे आपका जिन पोस्ट के लिए डीएसटी जरूरी है या जिन पोस्ट के लिए सीपीटी जरूरी है उनमें आपकी थोड़ी कट ऑफ हाई रह सकती है, मतलब जो एरर अलाउड है वो उनका परसेंटेज कम किया जा सकता है या मार्क्स ज्यादा चाहिए होंगे आपके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वाले पार्ट में। प्रेफरेंस मांगे जाएंगे आपसे, तो प्रेफरेंस आप अपने ध्यान से भरिए, ठीक है। एंड डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट्स के, ठीक है, अगर जिन मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स के लिए आप प्रेफरेंस नहीं देते हो उनके लिए आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। और जो आप अपना या फिर से बात कर रहे हैं वही बात, अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देते हो तो आपको किसी भी पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर आप बिल्कुल भी नहीं देते हो। उसके बाद एक बार ऑनलाइन चांस आपका खत्म हो गया, उसके बाद आपसे कोई भी कोस्पेंडेंस नहीं किया जाएगा इस बारे में, ठीक है। एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है कुछ पोस्ट के लिए, वो दी हुई है एंड में, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मेरिट लिस्ट जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ टीयर 2 के मार्क्स के बेस पे होगी। जो परफॉर्मेंस रहेगी आपके टीयर 2 में सिर्फ उसके बेस पे होगी। पहले क्या होता था आपका टीयर 1, टीयर 2 एंड आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, हम इसी कंफ्यूजन में थे कि डिस्क्रिप्टिव होगा या नहीं। इस बार डिस्क्रिप्टिव नहीं हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव को हटा ही दिया गया। टीयर 1 एंड टीयर 2 ही रहेगा। एंड जो टीयर 1 में जो आपके मार्क्स रहेंगे वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहेंगी टीयर 2 के लिए। वहां पे भी कट ऑफ रहेगी, ऐसी बात नहीं कट ऑफ नहीं रहेगी, कट ऑफ रहेगी, लेकिन वो बाद में फाइनल में नहीं जुड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ टीयर 2 के बेस पे ही आपका होगा। उसमें आपका सीपीटी भी है, डीईएसटी भी है, आपका पेपर 1 में आपका मॉड्यूल है अलग अलग, सेक्शन अलग अलग, सभी में आपको क्वालिफाई करना होगा। मतलब इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, आपका डीईएसटी, आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, उसके लिए। जेएसओ के लिए जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो आपकी रहेगी सेक्शन 1, सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन। इस बेस पे आपकी जेएसओ की कट ऑफ रहेगी, ठीक है। एंड डब्ल्यूए के लिए वहीं पेपर 2 की जगह आपका पेपर 3 हो जाएगा टीयर 2 एग्जामिनेशन में। मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट वेयर डीएसटी इज प्रिस्क्राइब्ड विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1, मतलब मैथ्स, रीजनिंग वाला, एंड ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 जो आपका डीएसटी वो क्वालिफाइंग होना चाहिए आपका। सेम जिसमें सीपीटी एलिजिबल है, जिन पोस्ट में सीपीटी लागू किया गया उनके लिए सीपीटी वाला मॉड्यूल आपका क्वालिफाई होना चाहिए। डीएसटी भी क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब क्वालिफाई तो रहने चाहिए आपके, ठीक है। रही बात आपका मेरिट लिस्ट विल बी फॉर ऑल पोस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश,
ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग सेक्शन 3। बहुत मॉड्यूल्स क्वालिफाइंग रहेंगे आपके, ठीक है, ये आपको क्वालिफाई करने ही करने हैं। फाइनल सिलेक्शन of candidates in each category will be made on the basis of overall performance in tier 2 examination and performance preference of post exercised by them। जो आपका tier 2 examination है उसमें जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी एंड जो आपने प्रेफरेंस दिया पोस्ट के लिए उस पर डिपेंड रहेगी आपके लिए, ठीक है। जो आपने एक बार प्रेफरेंस दे दिया वो इरिवर्सिबल है, वो चेंज नहीं हो पाएगा। जो फाइनल अलॉटमेंट है वो आपका मेरिट कम बेसिस पे रहेगा और जो मेडिकल क्राइटेरिया वो आपको पहले ही ध्यान रखने होंगे ताकि आप जो भी प्रेफरेंस दे उसके अकॉर्डिंग बाद में आपको रिजेक्शन फेस ना करना पड़े। बाद में आपका प्रेफरेंस चेंज नहीं होता, पहले भी नहीं होता था, वो अब भी नहीं होगा, ठीक है। SC/ST ESF and PWD candidates who are selected on their own merit without relaxed standards will not be adjusted against the reserved share of vacancies. Such candidates will be accommodated against the unreserved vacancies in the post as per their shown was selected on their own merit without relaxed standard। मतलब जो कैंडिडेट्स वो रिलैक्स स्टैंडर्ड्स पे क्वालिफाई नहीं किए गए हैं उनको एडजस्ट नहीं किया जाएगा अगेंस्ट द रिजर्व शेयर ऑफ वैकेंसीज। रिजर्व वैकेंसीज नहीं होगा। सच कैंडिडेट्स विल बी कमिटेड अगेंस्ट द अनरिजर्व्ड। जो जिन्होंने रिलैक्सेशन नहीं लिया उनको यूआर सीट्स पे रखा जाएगा। रिजर्व सीट्स अलग से रिजर्व कैंडिडेट्स के से ही भरी जाएगी, ठीक है। यही आपके दिए हुए सारे डिटेल्स एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए भी एंड बाकी चीज़ें भी दी हैं। कैंडिडेट्स सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट आर लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। ऑल द पोस्ट कैरी ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी। कहीं पे भी आपको सर्विस करने को बोला जा सकता है। वैसे तो आप प्रेफरेंस मांगे जाते हैं डिपार्टमेंट से कि आपको कहाँ ड्यूटी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको कहीं पे भी सर्व करने को बोला जा सकता है। आगे देखते हैं क्या दिया इन्होंने। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, ये पहले की तरह मॉक प्रैक्टिस करते हो तो ये दिक्कतें हो सकती है आपके साथ। एंड बाकी डिटेल्स आई थिंक वैसे ही हैं। जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो दिया है इन्होंने, ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के आई थिंक, क्योंकि चीफ मेडिकल ऑफिसर की बात हो रही है यहाँ पे। एंड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग स्क्राइब यूज़ करने के लिए आपको ये फॉर्मेट देना होता है। एंड प्रोसीजर है आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे जैसे अगर आप चाहेंगे तो इस वीडियो में आई थिंक इतना ही है। एंड बाकी हम फोटोग्राफ वगैरह का फॉर्मेट देख लेते हैं, किस फॉर्मेट में आपके फोटोग्राफ्स होने चाहिए। ये रहा आपका, ऐसा फोटोग्राफ होना चाहिए। एक्स्ट्रा कलर नहीं होने चाहिए, ठीक है, ज़्यादा पास से नहीं होना चाहिए। हेड या कैप नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बिना कलर का। ब्लड नहीं होना चाहिए किसी तरह, इन्वर्टेड ना हो, टू डार्क ना हो, विद गोगल्स ना हो, विद स्पेक्टिकल्स ना हो, ठीक है। छोटा नहीं होना चाहिए, साइडवे नहीं होना चाहिए, ठीक है, विद स्पेक्टिकल नहीं होना चाहिए। चश्मे आप ना लगाएं ताकि आप बाद में ये ना कहें कि हमारा रिजेक्ट हो गया या आपको रिजेक्शन का फेस ना करना पड़े, क्योंकि अच्छी खासी तैयारी मिट्टी मिल जाएगी भाई। तो यही सभी डिटेल्स थी, आपको इन सबको फॉलो करना है। एंड सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए हुए हैं, सभी चेक कर लें, ठीक है। एंड और कुछ दिया हो तो देख लेते हैं एक बार इसमें। मेडिकल कंडीशन दी हुई इन्होंने। एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी इन बीआरओ। ये आप ध्यान से पढ़ें जो आपका फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है। एंड ये रहा आई थिंक ये है सीबीआईसी एंड सीबीएन में, तो ये भी आप ध्यान से दें। और जब आप प्रेफरेंस देना हो तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देख लें एक बार। हाइट, चेस्ट, विजन आपका जो ये है, नियर डिस्टेंट, सारी विजन के मैटर दिए हैं इन्होंने कि क्या क्या आपके क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए। ग्रुप सी पोस्ट के लिए फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है वो क्या रहेगा। एंड फिजिकल स्टैंडर्ड है ये बीआरओ के लिए है आपका सारा। एंड यही सभी आपकी बातें दी हुई थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आप इसे स्किप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। एंड इसको यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक योरसेल्फ, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।